नाज़रीन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे न्यूज़ चैनल फ्रेंड्स समय न्यूज़ पे। और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फैज़। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं, ऐसे शायर जो नौजवान दिलों के जज्बात को समझते हैं और अपने शायरी के ज़रिए नौजवान के दिल के धड़कनों को अपने कलमों से लिख देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मशहूर शायर A.M. तुराब साहब का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसे हैं सर? सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को मैं सलाम पेश करता हूँ और उसके बाद आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं मेरी सामाइन से आपके थ्रू जो है वो रूबरू हो। तुराब भाई, एक सवाल है कि जो आप शायरी करते हैं, जो आप गानों में लिख देते हैं, ये जज्बात, ये एहसास कहाँ से आपके दिलों में आ जाता है? देखिए, अभी जो मैं गाने लिखता हूँ फिल्मों में, तो वो तो ऐसा है कि माइंड बहुत कंडीशन हो चुका है लिखते लिखते, और सिचुएशन के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली जो हमारी शायरी है या जो हम अंदर महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो तो होता ही है। बट जो सिचुएशन के हिसाब से हम लिखते हैं तो वही हमें डालने होते हैं, कोशिश करनी होती है कि अपने थ्रू अपने कलम से जो है उसको निकालें। और वो होता है, रही बात गज़लों की, तो उसमें जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं और जो हम करना चाहते हैं या जो हमारे आसपास होता है, दुनिया का हर शायर वो अपनी गज़लों में, अपनी शायरी में वही कहता है। तो बस वहीं से ये चीज़ें आती हैं। इसी समाज में चीज़ें होती हैं, बस शायर के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होती है कि जो वो महसूस करता है और जो वो सोचता है, जो वो करना चाहता है, वो उसको कह देता है। आप जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, मुजफ्फरनगर से, वहाँ एक कहा जाए कोई बहुत बड़ा आलिमी शायर नहीं गुजरा, फिर आपने वो कैसे अपनी शुरुआत की? नहीं, ऐसा नहीं है। मुजफ्फर जो है वो मुजफ्फरनगर में काफ़ी बड़े बड़े शायर हुए हैं। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, हालांकि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल अभी कोई बहुत बड़ा शायर नहीं मानता और कोई बहुत बड़ा अदीब भी नहीं मानता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ जिस गाँव में या जिस शहर में, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान मेरा है, मेरा देश है, ये पूरी दुनिया मेरी है। और बट ये है कि जहाँ मैंने जन्म लिया और जहाँ मैं पैदा हुआ, तो उसका मेरे ऊपर कुछ हक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस हक को अदा कर सकूँ अच्छे से। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो खामी आपको लग रही है तो मैं उसको पूरा कर सकूँ। एक सवाल और था तुराब भाई कि बचपन में हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसके जो बच्चे हैं कुछ बने। आपके वालिदैन ने आपके लिए क्या सपना देखा था, क्या बनाना चाहते थे? देखिए, दुनिया के हर वालिदैन जो है वो यही चाहते हैं, मेरे ख़ास तौर से मेरे नहीं, दुनिया के हर वालिदैन यही चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, और ख़ास तौर से जो वो करते हैं वही करें, क्योंकि वो उनका देखा वाला काम होता है, तो उसमें ही ज़्यादा वो कोशिश करते हैं। बट मेरे जो वालिदैन का सवाल है, वो मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे घर पे सिर्फ खेती होती है और मैं वहीं पैदा हुआ, तो वो भी यही चाहते थे कि मैं या तो कोई बिजनेस करूँ, पढ़ लिखने के बाद कोई, या तो मैं बिजनेस करूं, वहीं आसपास ही रहूं उनके, और कोई ऐसा ही कोई काम करूं और जिसमें मेरी ज़िंदगी चल सके। या तो फिर उनका लास्ट ये भी था कि अगर कुछ नहीं करना तो ठीक है, यहीं जो है घर पे काफ़ी ज़मीन है, ऊपर वाले का करम है, तो वहीं मैं खेती कराऊँ या करूँ और वहीं रहूँ। लेकिन ये काम मेरे घर पे सदियों से होता चला रहा है। मेरे वालिद भी यही करते हैं, उनके वालिद भी यही करते थे। तो मैंने सोचा कि इसको ब्रेक किया जाए, कुछ अलग कुछ किया जाए। और हाँ, कोशिश ये रही कि नहीं, अब ये हो गया, ये तो होता ही आ रहा है और ये तो है, ये तो मेरे खून में है। मैं जब भी, अभी भी मैं तो लोगों को अभी भी बोलता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में कि मैं अपनी शर्तों पे काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा, कोशिश करूँगा। और आप अच्छा, जिस दिन यहाँ अच्छा काम आप नहीं कराएंगे, उस दिन मैं अपने घर जाऊँगा और खेती करूँगा। कि जो मुझ जैसे और कहीं टैलेंट छोटी जगहों पे हैं और वो आगे जाना चाहते हैं, तो मैं उन माँ बाप के लिए ये बोलता हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो जितना कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप जो नहीं कर सकते वो भी करें, लेकिन जो कर सकते हैं वो करें, उन्हें समझें। अगर वाकई आपकी समझ में आ जाए तो उनको सपोर्ट करें। मैं इसलिए हमेशा ये बातें बोलता हूँ। और 1-1.5 साल तक मेरे वालिद ने मुझे पैसे हर महीने की 1 तारीख को, जो है वो महीना ऊपर नीचे होता था, लेकिन उनकी तारीख ऊपर नीचे नहीं होती थी, और वो मुझे जितना मेरा रहने का खर्च था, जो खाने का था, जो ट्रैवलिंग का था, वो सब भेजते थे। वो एक सपोर्ट, जो इमोशन सपोर्ट होता है या जो एक फैमिली का सपोर्ट होता है जिस तरीके का, तो वही होना चाहिए, फाइनेंशियली नहीं होना चाहिए। बस अब हो गया, उन्होंने यहाँ तक कर दिया, अब मैं शहर को जान चुका हूँ, बहुत चीज़ें हैं, तो मैंने उनसे वो मना किया। और
तब तक मैं अर्न भी नहीं कर रहा था इतना, लेकिन फिर मैंने एक अच्छा, जैसे उन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचा, ये दोनों साइड से होता है, मैंने भी उनके लिए अच्छा सोचा और मुझे उन्हीं दिनों काम मिलने लगा और मैं टीवी लिखना शुरू किया मैंने, क्योंकि 2003 में मैं मुंबई गया था तो गाने वाने का काम तो मिला नहीं था। मैंने टीवी लिखना शुरू किया, टीवी मैंने कभी लिखा नहीं था, लेकिन फिर मैंने वहीं सीखा और मैंने टीवी लिखना शुरू किया और मैंने 2 साल में इतना टीवी लिखा, मतलब तकरीबन 400-500 एपिसोड टेलीकास्ट होंगे मैंने, और दूसरों के नाम से लिखा। मतलब खुद के नाम से एक दो सीरियल हैं जो मैंने लिखे, अदरवाइज वो दूसरों के नाम से राइटर और होते थे, हम उनके अंडर, हाँ मुझ जैसे कई राइटर काम करते थे, पैसे मिलते थे। जी। मैंने वो शुरू किया और उसके बाद फिर करते करते फाइनली 2005 में मुझे एक फिल्म मिली गाने लिखने के लिए, तो मैंने फिर वो टीवी राइटिंग छोड़ दी, चूंकि मैं तो गाने लिखने गया था। और उसके बाद वो करते करते बहरहाल, तो ये मेरे माँ बाप का काफ़ी इसमें सपोर्ट रहा और मैं इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचा। एक संजय लीला भंसाली की जो पद्मावत फिल्म थी, उसमें आपका एक जो गाना था घूमर, बहुत फेमस हुआ, दिल को छू गया वो गाना, और हर सुबह पे वो बजने लगा। वो राजस्थानी फोक टच था, वो लिखना आपके लिए कितना मतलब पॉसिबल हो पाया उसको लिखना? देखिए मुश्किल था, क्योंकि वो मेरी ना तो वो शायरी की लैंग्वेज है मेरी, और न ही मेरे गाने अगर आप और दूसरे उसके पहले जो मैंने लिखे थे तो वो उस तरह के भी नहीं थे, मेरे लिए बिल्कुल नया काम था वो। मैंने उनसे ईमानदारी से कहा भी था कि सर ये गाना शायद मेरे स्टाइल का नहीं है, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और इतना ईमानदार आदमी को अपने काम से होना चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जैसे कोई पंजाबी गाना मुझसे लिखवाने के लिए ऑफर करता है, मैं उसको बोलता नहीं सर मैं पंजाबी लिख लूंगा, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, मैं यहाँ वहाँ से शब्द उठा के मैं लिख भी दूंगा, क्योंकि मैं राइटर हूँ, मैं काम जानता हूँ, क्राफ्ट जानता हूँ, लेकिन उसमें वो बात नहीं आएगी। एक तो वो बात नहीं आएगी, दूसरा जो इस लैंग्वेज को जानता है उसका भी हक है, तो मैं उसका कहीं ना कहीं उसका हक भी मारूंगा। तो सारा काम दुनिया का मैं तो नहीं कर सकता, या दुनिया का कोई राइटर नहीं है, कोई आदमी नहीं कर सकता। तो वो मैंने उनको बोला था कि सर मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी लैंग्वेज भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं ज़्यादा राजस्थानी कल्चर के बारे में। उन्होंने कहा नहीं तुम कोशिश करो और तुम कर लोगे, मुझे यकीन है। तो मैं सर मैं ये आपके यकीन के लिए करूँगा। तो फिर मैं राजस्थान गया और मैं 3-4 दिन वहाँ रहा भी राजस्थान में। मैं अजमेर चला गया तो मैंने ज़ियारत भी की उस बहाने से, और फिर मैं वहाँ 2-3 दिन रहा भी, और मैंने वो जाना कि आखिर ये कल्चर, ये क्राफ्ट, ये होता क्या है। और फिर वो मैंने कोशिश की और वो हुआ, उनको अच्छा लगा। और उसमें आप देखिए गाने में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा राजस्थानी कुछ है नहीं। मैंने संजय जी को पहले ही बोला था कि सर इसमें तुरास तो रहेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्योर वही लिखवाएं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, इसमें तुरास कहीं ना कहीं दिखेगा, मेरी पोएट्री दिखेगी। अगर वो आपको चाहिए तो इसके साथ मिला के मैं एक पैकेज एक तैयार करता हूँ। और मैं थैंक्स टू संजय जी, वो हमेशा से मेरी बात पे यकीन करते हैं। मैं उनके साथ 2007 में जुड़ने वाला था, लेकिन फिर जुड़ नहीं पाया। फिर मैं उनके साथ 2010 से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे पेश किया और मेरी चीज़ों को समझा और मुझे दिया। तो घूमर ये इस तरह लिखा गया और मैंने कोशिश की, और फिर उसमें देखिए आप उसका जो मुखड़ा है कि धनक प्रीत की सर पे ओढ़ के घूमर घूमर घूमे, ललक रीत सब जग की छोड़ के घूमर घूमर घूमे। तो वो उसमें एक पोएट्री है, या उसका अंतरा है, थारे एहसासों की रौनक है मारी दिवाली, मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली। उसमें पोएट्री है, उसमें तुराज है बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ राजस्थानी मैं नहीं कर पाया, और बस इसी तरह करके वो गाना बना। और संजय ने इतना अच्छा उसको पिक्चराइज किया, इतनी अच्छी कंपोजिशन बनाई उसकी धुन, और श्रेया ने बहुत अच्छा गाया उसको, और वो गाना एक जो है फिर लोगों ने पसंद भी किया, चला। अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, चलते चलते वो शेर आप सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स को जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। हालांकि सारे शेर आपके बहुत बिल्कुल, मैं जो भी लिखता हूँ दिल के करीब ही है। पहली बात तो मैं एक शेर जो है वो बतौर सबक, जिसपे मैंने खुद ही लिखा और खुद ही उसको सबक की तरह अपनी जिंदगी में उतारा, मैं वो सुनाऊंगा, और उसके बाद मेरा एक पसंदीदा शेर सुनाऊंगा। वो शेर ये है कि मैं ये शेर इसलिए सुनाता हूँ कि शायद किसी की समझ में आ जाए कि जिंदगी की वैल्यू क्या है और हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ दुनिया में क्यों आए हैं। तो मैं इसलिए पढ़ता हूँ शायद किसी एक सामाइन की समझ में आ जाए और वो उस पर अमल कर ले, उसकी जिंदगी आगे बढ़ जाए इसके जरिए से। तो मैं उसे हर जगह सुनाना अपना फर्ज समझता हूँ। मैंने अभी भी वो शेर कहीं सुनाया था कि जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। तो ये हुआ, और फिर मैं अब एक शेर सुना दूं आपको कि मेरी एक गजल है, उसका एक मतला और एक शेर मैं सुना देता हूं कि गजल है कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। तो फिर शेर ये कि खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है,
और कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी मेहरबानी, आपकी ज़रा नवाज़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।